गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्योर 60 गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, कल हम लोगों ने 22 तक, 1 से लेके 22 तक हम लोगों ने फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, और मैंने भरपूर प्रयास किया था कि आपको सारे कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जाए। आवाज़ थोड़ी सी गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो आवाज़ के लिए माफ़ी। ठीक है, अब हम आगे प्रस्थान करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो प्रतिध्वनि है, यानी कि ये प्रतिध्वनि बने रहने का बने रहता है कब बने रहना है, जब स्रोत कई सतहों से गैस के कारण ध्वनि उत्सर्जित करना बंद कर देता है। होता क्या है इसका आंसर? रिफ, रिफ्लेक्शन होगा। जब मान लीजिए आपके पास ये कोई साउंड का सोर्स है, ठीक है ना, और मैं जिस स्टूडियो में है वहाँ चारों तरफ दीवार है। इस साउंड के सोर्स से ध्वनि निकलता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा हेलो, हेलो बोला, तो इसमें जितनी भी रिफ्लेक्टेड एरियाज हैं सरफेस से, वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ध्वनि, और एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में ऐड हो जाती है और हमें ज़्यादा प्रबलता की ध्वनि सुनाई देती है। यही यहाँ पे कहना था, इसका मतलब यही होता है प्रतिध्वनि का। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको याद ही रखना होता है। देखिए, ये तो आपको सबको पता होगा ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं ना, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। पता ही होगा आपको कि, और इसका एक एप्लीकेशन क्या है, डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट्स होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपस में 90 डिग्री पे मूव करते रहते हैं। इसका मैं ना एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ वेव के फॉर्म में। देखिए, जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। लेकिन इसका वेव का मोशन देखेंगे ना, ऐसा होगा। ये ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3D में है। 3D में ये एक्चुअल में होता है। मतलब मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, और मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सारे किसके एप्लीकेशंस हैं? पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस। और पास्कल्स लॉ होता क्या है? पास्कल्स लॉ से हमारा अभिप्राय है कि किसी भी कन्फाइंड वॉल्यूम में अगर कोई फ्लूइड है, तो फ्लूइड के किसी एक बिंदु पे जो प्रेशर लगेगा वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक कन्फाइंड एरिया है, कन्फाइंड वॉल्यूम है, ठीक है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, कंप्लीटली फ्लूइड इसमें भरा हुआ है। लेट्स सपोज इसका कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे ये, तो ए पॉइंट के हर डायरेक्शंस में आप यहाँ जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, मतलब आप किसी भी डायरेक्शंस में जाएं, इसका जो प्रेशर होगा ना, अगर ये पी है तो ये भी पी होगा, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी। हर डायरेक्शंस में प्रेशर सेम होता है। मैंने क्या बताया? एक कन्फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक हमारे पास कंटूर होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए, इसके जिसका वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए, और जो फ्लूइड है ये स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, ठीक है, यही होता है।
पास्कल्स लॉ। आइए अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। आपको कल शायद मैंने बताया था इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, अपवर्तन क्या होता है। अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन कर रही हो, माध्यम एक या तो रेयर होगा या डेंसर, माध्यम दो या तो रेयर होगा या डेंसर होगा। तो जब प्रकाश की किरणें अपना माध्यम चेंज कर रही होती है, पहला केस मान लेते हैं रेयर से डेंसर की ओर जा रही है, तो होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही होती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएंगी तो अभिलंब से दूर हट जाएंगे। इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए अपवर्तन तो आपको पता ही क्या होता है, लिखवा देता हूँ, उससे अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला केस देखिए क्या होता है। केस वन, ये हमारा कोई सरफेस है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम मतलब सघन विरल रेयर मतलब विरल माध्यम, ठीक है ना। और यहाँ पे है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम सघन माध्यम। ये अपना है अविलंब, ठीक है, अभिलंब। अब देखिए मान लीजिए इस यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, ठीक है, क्योंकि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो क्या होगा, अविलंब के और चला जाएगा, अविलंब से पास हो जाएगा। ये एंगल होगा आई, ये एंगल होगा आर, आर। तो अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है भाई, अपवर्तन के नियम के अनुसार होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू माध्यम एक का माध्यम दो के साथ, माध्यम एक का माध्यम दो के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए ये विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है ना, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो प्रकाश की किरणें अविलंब की ओर झुक जाती हैं। और अगर हम नेक्स्ट केस ले लें, अगर हम केस नंबर 2 ले लें, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो, सघन माध्यम, सघन माध्यम का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी हाई हो, और विरल माध्यम का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी कम हो। विरल माध्यम जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सघन माध्यम मान लीजिए लाइट,
सगर माध्यम मान लीजिए, वाटर मान लीजिए, एक वाटर हो सकता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ एयर ले लें तो अब क्या होगा, फिर से यहाँ से लाइट की जाएगी यहाँ, और यह विलंब से दूर हट जाएगी। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। ठीक है, इसमें भी हम लोग सेम रूल यूज कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ये माध्यम म्यू1 है, ये माध्यम 2 है, 1 से 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ऑस्टेड इकाई का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? यहाँ पे ऑस्टेड लॉ आ गया, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखिए दोस्तों, ऑस्टेड एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताया। तो इनका कहना था, पहले समझिए कि ऑस्टेड था क्या, ऑस्टेड हम लोग पढ़ते क्यों हैं। देखिए, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ऑस्टेड एक यूनिट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने का। सॉरी, ऑस्टेड एक ऑस्टेड एक यूनिट है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने का। ऑस्टेड इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑस्टेड ऐसा यूनिट नहीं है, ऑस्टेड एक सीजीएस यूनिट है। और ऑस्टेड को डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम लोग एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में हो और उस पर एक डाइन का फोर्स लग रहा हो, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऑस्टेड यूनिट की जनरेट होती है। यही कहा गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, या फिर आप समझ ही गए होंगे आई थिंक। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि एक ऑस्टेट से मतलब अभिप्राय है, एक ऑस्टेट से अभिप्राय क्या है? एक ऑस्टेट से अभिप्राय है अगर हम एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में हैं और उस पर एक डाइन का फोर्स लग रहा हो, तो उससे उसके चारों ओर एक ऑस्टेट यूनिट की इंटेंसिटी पैदा होती है। तो क्वेश्चन में वही गिवन है कि ऑस्टेट इकाई का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका बहुत नॉर्मल सा आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ओम के नियम कौन से दो मूलभूत विद्युत राशियां संबंधित हैं? ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। और ऐसा कोई भी एग्जाम हुआ नहीं आज तक है जिसमें ओम का नियम से क्वेश्चन आया नहीं हो। बहुत आराम से समझना, मैं आराम से आपको बताऊंगा ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम के लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे करंट के। ठीक है ना, वोल्टेज यानी कि विभव, विभवांतर कह लीजिए, विभव कह लीजिए, एक ही बात है। विभवांतर या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्युत धारा के या फिर करंट के। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाता हूँ। बहुत सिंपल सा सर्किट है। यहाँ से करंट आई पास कर रही है। ठीक है, बैटरी के बीच का विभवांतर वी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो वी होगा ना, वो होगा आई इंटू आर। यही ओम्स लॉ है। और यहाँ चूंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है और उसको हटाएंगे तो हम लोग एक
कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको आर कहते हैं, एंड आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। आर इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? प्रतिरोध स्वयं से प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है, ठीक है ना। इट रेजिस्ट, इट रेजिस्ट करंट। कौन सा करंट रेजिस्ट करता है? विच passes through itself, which passes through itself, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर, इसको याद रखिएगा। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो I घटेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही होता है। अब देखिए, इसी से एक यूनिट आगे बढ़ते हैं तो एक प्रतिरोधकता का नियम आता है, ठीक है। मैं भी वो भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर है, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? A हो जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है ना। और ये अगर मान लीजिए इसका मटेरियल अगर कॉपर का हो, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम का हो, उसके अकॉर्डिंग रो यानी कि प्रतिरोधकता वेरी करती है। प्रतिरोधकता वेरी करती है। समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो? देखिए, तो यहाँ से हमारे पास आता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग रो निकाले, रो क्या होता है? प्रतिरोधकता, वो क्या हो जाएगा? R A अपॉन का L। आपसे पता है इसका क्या पूछेगा? आपसे हमेशा इसके यूनिट पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रो, यानी कि प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है। हर एग्ज़ाम में ही आता है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में आया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लेना, जो V होती है वोल्टेज, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ऐड ही कर देता हूँ। देखिए, R रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट होती है ओम, सिंबल ओम करते पढ़ते हैं इसको, ठीक है। V होती है वोल्टेज, वोल्ट। तीसरा होता है करंट, ठीक है, जिसको एम्पियर मेजर करते हैं। जब भी ऐसा यूनिट लिखिए तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, एम्पियर। ये पूछेगा आपसे कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। सिंबल क्या होता है? ऐसा। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अपना ए से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे थे? इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। और इसका यूनिट कैसे निकालते हैं? जैसे कि आर का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ओम लिखिए। ए की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिखिए। एल की यूनिट क्या होती है? एल की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप, तो रो की जो ऐसा यूनिट आती है वो होती है ओम मीटर,
ठीक है, इसको याद कर रख लीजिएगा, कई बार पूछता है। ठीक है ना। एक सवाल और आपसे पूछेगा कि रो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ, ये दो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। हम लोग कौन सा पदार्थ ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, उसके हिसाब से प्रतिरोधकता बदलती है। नेचर ऑफ मटेरियल पहला। दूसरा क्या होता है, रो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने पे रो बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने पे रो घटता है, यानी कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस इतना ही आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब देखिए 29 नंबर सवाल क्या है, पूछ रहा है यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ले जाया जाए तो क्या कार्य होगा। देखिए W हो जाएगा, ओके ओके चेंज करो। आपको पता ही होगा कि ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, इससे h ऊंचाई पे लेके गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे W वेट है, तो वर्क क्या हो जाएगा इसका, mgh। ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो क्या क्या कार्य होगा, mgh। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें किस कारण से चमकती है, कल ही बताया था आपको मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम देख लीजिए, हर बार एग्जाम में पूछेगा आपसे। ठीक है, ये कोई सरफेस है, और टाइम लगेगा मुझे लग रहा है बोर्ड को समझने में। ये सरफेस है, ये हमारा है अभिलंब, ये इंसिडेंट एंगल, और अगर सरफेस पे ही ये रिफ्रैक्ट हो जाए तो ये कौन सा एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल। अगर हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो अपने इसी माध्यम में वापस लौट के चली आती है प्रकाश की किरणें, इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कमल के पत्ते पर पानी की बूंद का होना और वहाँ से चमकना इज एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डायमंड में भी यही होता है, डायमंड जो अब देखोगे तो डायमंड को जब तराशा जाता है तो इसी एंगल को ध्यान में रख के तराशा जाता है, इसी एंगल को, ठीक है। क्रांतिक कोण, इसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। इस इसी एंगल को ध्यान में रख के डायमंड को तराशा जाता है ताकि उनके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो, और जिसके कारण उसकी जो चमक होती है बहुत प्यारी होती है, और डायमंड चमकता बहुत अच्छा है, शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। यही होता है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। कि भाप इंजन निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। जितने भी भाप इंजन है, ठीक है ना, स्टीम इंजन, वो सारे ऑपरेट करते हैं थर्मोडायनामिक उष्मागतिकीय नियम के अनुसार। सारे याद करने वाले, इसमें मैं कोई कॉन्सेप्ट बता ही नहीं सकता आपको। अच्छा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, टुल्लू मुल्लू बच्चे बच्चे को पता है इसके बारे में, ठीक है ना, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। हर कोई जानता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में बताइए आप लोग। हाँ गुड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंटीग्रल टू मॉडर्न लाइफ इन ए न्यूमेरियस वे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इससे आसान सवाल आ सकता है एग्जाम में, इससे आसान सवाल आ सकता है। मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, बताया था ना अभी। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट,
रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर, और कंडक्टर की एसआई यूनिट, महो, और कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर लिख देता हूँ, कंडक्टर की एसआई यूनिट क्या होती है, कंडक्टर की एसआई यूनिट होती है महो, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, महो मीटर। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसे सवाल आता ही आता है। जैसे अभी देखिए बहुत ही सवाल आ गया ना, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। वैसे ही अगली बार पूछ सकता है वोल्टेज की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है। ये दोनों ना मुझे लग रहा है इस बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। एक तो आपका ये चांसेस हैं इसके, क्योंकि अच्छे सवाल हैं ये, और एक ये, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, सवाल पूछेगा आपसे। देखिए, अच्छा, फ्यूज आप और हम, आपके और हमारे घर में आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो मेन स्विच जहाँ होता है वहाँ पे हम लोग स्विच इंसर्ट करते हैं। स्विच क्या होता है, हमारा घर एक इलेक्ट्रिक सर्किट का जाल है, ठीक है ना। और 220 वोल्ट स्टैंडर्डाइज्ड वोल्टेज हम लोगों के लिए निर्धारित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिपथ में 220 वोल्ट या फिर जो उसकी मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मात्रा में करंट आ जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है कि हमारे जो अप्लायंसेस डिज़ाइन किए आते हैं, फ़ैन, कूलर, एसी वगैरह, उनके पास अगर वो करंट डायरेक्ट चला गया ना तो हो सकता है कि वो जल जाए, ख़राब हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, वो परिपथ में लगा होता है, और जब परिपथ में निर्धारित जो हम लोगों ने किया है मैक्सिमम करंट, उससे ज़्यादा करंट आता है, या फिर जो उसकी लोअर लिमिट होती है उससे कम करंट आती है, तो उस समय क्या होता है, फ्यूज संकट मोचन का काम करता है। संकट मोचन का अर्थ है कि वो स्वयं गल जाता है और परिपथ को अ, तो बीच में से इनकम्प्लीट कर देता है, तोड़ देता है, जिसके कारण से जो हमारा करंट का फ्लो होता है वो बीच में ही रह जाता है, और हमारे जो बाकी विद्युत उपकरण हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए हम अपने घर में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इससे दो तीन सवाल वैसे बन सकते हैं, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। इससे दो तीन सवाल बन सकते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जो हमारा फ्यूज़ है वो क्या है, जो हमारा फ्यूज़ है वो है क्या। फ्यूज़ एक अलॉय है, ठीक है। फ्यूज़ क्या है, फ्यूज़ एक अलॉय है। किसका अलॉय है, फ्यूज़ अलॉय है, किसका अलॉय है, कमेंट में बताएंगे आप लोग। जो भी इसका सही आंसर देगा मुझे समझ में आ जाएगा कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। हाँ बताइए, बच्चे दे रहे कमेंट, गुड। देखिए, फ्यूज इज अलॉय ऑफ लेड एंड टीन, लेड प्लस टीन। देखिए, मैं आपको इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100%, लिख लीजिए यहाँ पे 100%। 2025 में आप जितने भी एग्जाम दे रहे होंगे या दिए होंगे, कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि जो फ्यूज होती है, अलॉय है, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बनी है, ठीक है ना। लेड ऊपर लिख रखा है हम लोगों, लेड और टीन, पीबी और एसएन, ओके। इसको अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, सवाल हमारा लेकिन कुछ और था। सवाल क्या था हमारा, सवाल था कि शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है ना, मतलब
इलेक्ट्रिक आयरन होता है ना, इलेक्ट्रिक आयरन भी तो विद्युत उपकरण है, इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो तो हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। उस फ्यूज़ में आवश्यकता कितनी होती है करंट की, तो मैक्सिमम हो सकती है वो है 5 एम्पियर। सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, नोट डाउन करते जाना। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आएंगे, यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, मैं आपको राइट हैंड थंब रूल समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, सबसे अच्छी और बुरी बात क्या है पता है, जिसको आता है वो भी कंफ्यूज है जिनको नहीं आता है वो तो कंफ्यूज है ही। राइट हैंड थंब रूल तो मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, ऐसा समझाऊंगा यहीं पे सारा कंफ्यूजन दूर, और सारे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। राइट राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल होता क्या है। सारे बच्चे काम करेंगे अपने राइट हैंड को जैसे मैं रख रहा हूँ वैसे रखेंगे। ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारी 3 उंगलियां हैं, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, ठीक है ना। ऐसे रखेंगे परपेंडिकुलर, रख लिए परपेंडिकुलर। और एक मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इसको मानिए फादर, इसको मानिए मदर, और ये हो जाता है चाइल्ड, ठीक है। मतलब फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड मतलब करंट। इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए यही था हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या था हमारे, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, राइट हैंड थंब रूल के अनुसार राइट हैंड थंब रूल के अनुसार अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, क्वेश्चन सही है ना। लेट मी चेक वंस। राइट हैंड थंब रूल के अनुसार, हाँ क्वेश्चन सही है। मैंने क्या बताया था आपको, राइट हैंड थंब रूल ऐसे निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा करंट, करंट कोई का इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि एन सर्कुलर कॉइल्स हैविंग एन टर्न्स प्रोड्यूस अ फील्ड डैश टाइम्स लार्जर देन द प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। देखिए एक सिंगल टर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो बी जनरेट होती है, ठीक है ना, एक सिंगल फील्ड में। और अगर हम लोग एन 2 लगा देंगे तो 2 भी हो जाएगा। 3 मैग्नेटिक फील्ड यूज कर लेंगे यहाँ तो 3 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एन टर्न्स में कितने मैग्नेटिक फील्ड, एन इंटू बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एन। गुड, आगे बढ़ते हैं। किस यंत्र का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है जिसमें धारा वाहक तार पर चुंबकीय बल के कारण सुई का विचलन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसका आंसर होगा। क्या हो गया इसको, गैल्वेनोमीटर। हाँ, मीटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, करंट मापने के लिए। पोटेंशियल मीटर का इस्तेमाल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना, इसके रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं रियोस्टेट का यूज़ करते हैं। उसका सिंबल ये होता है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट, कौन सा धात्विक तत्व अपनी प्रबल आकर्षण क्षमता के कारण फेरोमैग्नेटिक कहलाता है? अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। सवाल आते हैं यहाँ से और अक्सर सवाल बच्चे गलत करके जाते हैं, जबकि बहुत नॉर्मल सवाल होता है। यहाँ ना 3 प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय, जिसको अनुचुंबकीय होता है, एक फेरोमैग्नेटिक होता है, और एक डायमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना। सवाल हमारा क्या था? वैसे आंसर तो इसका पता है, फेरोमैग्नेटिक जो भी होगा ना। देखिए मैं आपको यही समझा देता हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जो फेरोमैग्नेटिक होता है ना, फेरोमैग्नेटिज्म, ये वैसे पदार्थ होते हैं जो कि हाईली, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे पदार्थ, वैसे फेरोमैग्नेटिक वैसे पदार्थ होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो बहुत हाईली वो रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल पता है क्या क्या है? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके आयरन, निकेल और कोबाल्ट, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। ऐसे एक अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है ना। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय क्या होता है? ये बहुत अनुचुंबकीय पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनको जिनको अगर हम लोग वैसे पदार्थ जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे अल्प मात्रा में विक्षोभ होती है, बहुत अल्प मात्रा में वो वहां से मोशन करेंगे, मूव करेंगे, अल्प मात्रा में विक्षोभ होती है। देखिए ये तो बहुत इजी था, अब जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जितने भी एलिमेंट थे जिसमें जिसके लास्ट में ईएम आता हो, जैसे सोडियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, और बताइए आप लोग कमेंट करके, प्लेटिनम, 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 ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ का। इसका एक अपवाद है जो कि ईएम से नहीं होता है लेकिन हर बार पूछा जाता है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपसे पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल है, तो लिखेंगे हम लोग अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी का एप्लीकेशन है यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका बहुत सा कॉन्सेप्ट ठीक कर देगा। देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अपने राइट हैंड को ऐसे निकालिए, निकाल लिया, गुड। राइट हैंड को निकाल के अपने सामने ऐसे रख लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो। अभी मैंने बताया था ना आपको, ये डायरेक्शन किस चीज का होता है? ये होता है करंट का, होता है ना। मदर, फादर, चाइल्ड। मदर ये बीच वाली यानी मैग्नेटिक फील्ड, फादर ये होती है फोर्स, ये होती है करंट, ठीक है। अंगूठा करंट को बताता है, तो यही कह रहा है कि करंट फ्लो इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड द नॉर्थ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या था अपना? ये बीच वाली उंगली, इसको नॉर्थ की ओर रखिए, ठीक है। नॉर्थ अपना ऊपर हो गया, इसको ऐसे रखिए, ऐसे रख दिया, ऐसे रखा, ऐसे ऊपर इसको ऐसे रखा, तो देखिए ये अपना हो गया ऊपर नॉर्थ के डायरेक्शन की ओर मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया। अब बाहर की ओर क्या लग रहा है? बाहर की ओर करंट लग रहा है। तो अगर हमारा पूछ रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, यही पूछ रहा है ना। द नॉर्थ एंड द कंडक्टर इज नाउ मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, इन विच डायरेक्शन विल द करंट फ्लो, करंट फ्लो, हाँ,
करंट फ्लो पूछ रहा है ना, देखिए करंट फ्लो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट। तो इसका बहुत आसान सवाल है, वो होगा टुवार्ड वेस्ट, पश्चिम की ओर। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें मैं क्या ही बताऊंगा। किसका नियम यह कहता है कि विद्युत परिपथ में एक जंक्शन पर जंक्शन में प्रवाहित हो रहे करंट का योग जंक्शन से बाहर प्रवाहित हो रहे करंट के योग के बराबर होता है। कल मैंने आपको बताया था ना कि ये किरचॉफ का दो नियम था, ठीक है ना। किरचॉफ का दो नियम क्या था, पहला नियम था अपना केसीएल, दूसरा नियम था अपना केवीएल। केसीएल कहता है कि एक पॉइंट है, इस पे आने वाले और इससे जाने वाले जितने भी करंट हैं उनका बीजगणितीय योग हमेशा जीरो होता है, I1 I2 I3 एंड I4। तो यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल्स टू जीरो। दूसरा कहा था KVL, ये था एक बंद लूप या बंद परिपथ में, बंद परिपथ में समेशन V होता है, वो भी जीरो होता है। यही था, यही कह रहा है। विद्युत परिपथ में एक जंक्शन पर जंक्शन में प्रवाहित हो रहे करंट का योग जंक्शन से बाहर प्रवाहित हो रहे करंट के योग के बराबर होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ केसीएल। किरचॉफ किरचॉफ ने दिया था, और ये किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केवीएल किस पे निर्भर करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये पूछ सकता है आपको। आइए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कहते हैं एनोडाइजेशन, ठीक है। और जिंक यूज करेंगे तो गैल्वेनाइजेशन। डक्टिलिटी क्या होती है, तन्यता क्या होती है, एक धातु के तार है, हमारे पास एक धातु का तार है, ठीक है ना, उससे कितनी लंबी हम लोग तार खींच सकते हैं, वो इसकी डक्टिलिटी कहलाती है। कोरोजन क्या होता है, जब हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होता है और उसे हम खुले वातावरण में रख देते हैं, तो ऑक्सीजन और जलवाष्प का यूज़ करके इसके ऊपर एक परत बन जाती है, ठीक है ना, कोरोसिव परत, उसी को कहते हैं संक्षारण। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एनोडाइजेशन। नेक्स्ट सवाल है, कौन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं मेरे मेरे हिसाब से। एक तो डायमंड अच्छा चालक नहीं है, दूसरा सॉइल भी अच्छा चालक नहीं है। तो अगर आप बी, सी और डी में से कोई भी एक टिक लगाएंगे तो उसका आंसर सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट होता क्या है समझिए, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाँ हाँ वही है जो आप समझ रहे हैं, स्पेक्ट्रम। अपने पर आता ना, हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है ना, बाल्मर, पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चर फुंड, ऐसा ही कुछ होता है, पांच होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी वैसा ही होता है एग्जैक्टली। इसमें जिमन साहब ने बताया क्या, जिमन साहब ने बताया कि हमारे पास ना एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक स्पेक्ट्रल हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम से किसी भी एटम का एक स्पेक्ट्रल क्रिएट किया। तो हमने देखा कि जब हम लोग एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस में ना डिफरेंट डिफरेंट क्रैक्स देखने को मिलते हैं, दो से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कई कई बार तीन से भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, चार पाँच छः ऐसे देखने को मिलते हैं। और ये नॉर्मल हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती है, बहुत हाई रिजोल्यूशन एरिया, हाई रिजोल्यूशन का कैमरा यूज़ करना पड़ता है, लेंस यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका आंसर जीमैन इफेक्ट हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो आप उस प्रभाव को क्या कहते हैं जिसमें एक स्पेक्ट्रल रेखा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कई घटकों में विभक्त होती है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए,
कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और कई घटकों में विभाजित हो जाती है, यानी कि उसके मल्टीपल मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इसी एक इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है जीमैन इफेक्ट का। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम वैक्यूम या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल को, मैंने आपको बताया था ना कि दो हमारे पास अगर पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, उसके बीच का डिस्टेंस F है, तो फोर्स क्या होता है इनके बीच, K, फोर्स क्या होता है इनके बीच, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्स लॉ। आपको मैंने ये बताया था कि ये किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, या तो निर्वात में रखिए या पानी में रखिए, हवा में रखिए, इसका फोर्स यही लगेगा, चेंज नहीं होता है। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था ना ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, हमारे यहाँ पे R निकालना पड़ेगा, क्या होगा, V अपॉन I। V कितना गिवन है देखिए, 18 वोल्ट की बैटरी है। I कितना है, 3 एम्पियर गिवन है। रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा कट के, 6 ओम आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है। अब देखिए, हाँ अब देखिए, मान लीजिए सवाल क्या गिवन है, पढ़ लीजिए अच्छे से। मान लीजिए ये हमारा जो कोई मान लीजिए नदी है, ठीक है ना, ये इसका सरफेस है जहाँ से पानी नीचे से स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये वाटर सरफेस है यहाँ से। मान लीजिए किसी पॉइंट P पे, एक पॉइंट पे हमें इसका प्रेशर निकालना है, इसकी डिस्टेंस H है। तो पता है प्रेशर क्या होगा, P होता है, P प्रेशर इक्वल्स टू रो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H। बस यही सवाल है, कह रहा है किसी कप में विरामावस्था में रखे तरल पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि द्रव के सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है। देखिए, .1 लेते हैं और एक .2 ले लेते हैं यहाँ पे, ये H1 हो जाएगा, ये हो जाएगा H2। तो प्रेशर 1 क्या हो जाएगा, ये, और प्रेशर 2 क्या हो जाएगा, रो GH2। यानी कि आप नोटिस कर रहे हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। हाइट घटेगी, हाइट बढ़ेगी, उससे प्रेशर घटेगा और बढ़ेगा। तो पहला क्या कह रहा है कि सभी बिंदुओं पर दबाव समान होता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइट बढ़ेगा घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। दूसरा क्या होता है, दीवारों पर दबाव डाला जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग एक कप यूज़, यहाँ पर कप जैसा यूज़ करते हैं, अगर वाटर है तो ये इस यहाँ पे और ये यहाँ पे सेम प्रेशर लगाएगा, तो दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, द्रव में हर जगह दबाव मौजूद होता है, बिल्कुल सही बात है। द्रव में दबाव हर जगह मौजूद होता है, बट उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, लेकिन मौजूद तो होता ही है ना, इसलिए ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड एंड थर्ड बोथ। देखिए, द प्रेशर इन ए लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ बिलो द सरफेस इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, गलत। इज ऑलवेज एक्सटर्डेड टुवर्ड डाउनवर्ड, गलत। इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड एबव द डेप्थ, सही। डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड बिलो द डेप्थ। बताइए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। 48 का आंसर आप लोग देंगे, बहुत आसान सवाल है, अच्छे से पढ़िए उसको और इसका आंसर कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या था कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, ठीक है ना, जो कि किसी कन्फाइंड वॉल्यूम में है, तो इसके हर डायरेक्शंस में तो इसके हर डायरेक्शन में क्या बताया था मैंने, प्रेशर सेम होता है, बताया ही होगा। यही तो पास्कल्स लॉ है। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, सारे इसके एग्जाम्पल हैं, समझ रहे हैं।
इसका आंसर हो जाएगा सभी दिशाओं में समान होता है। ध्यान से पढ़िए आप लोग और इसका आंसर कीजिए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन पहचानिए, ठीक है। जी इकाई वेग की इकाई के समान है, गलत। जी का जो इकाई होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर कहते हैं एल, इसको कहते हैं T-2। तो वेग के समान होता है, नहीं, गलत बात है। घर्षण की इकाई के समान होता है, गलत बात है। घर्षण की इकाई क्या होती है, घर्षण एक फोर्स होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, और इसका ML T-2 होता है। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, बिल्कुल सही बात है। जी की इकाई द्रव्यमान की इकाई के समान होती है, गलत। तो जी की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, जी का मान किसने खोजा। आप सबको पता है कि जी का मान हेनरी कैवेंडिश ने खोजा। जी की वैल्यू किसने निकाली थी, वो आइजैक न्यूटन साहब ने निकाला था, ठीक है। आगे देखिए, एक बार जब उपग्रह को लॉन्च कक्षा में लॉन्च किया जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल क्या है। देखिए, जब हमारे पास ये मान लीजिए एक सैटेलाइट है, जब इसको हम लॉन्च कर रहे हैं श्रीहरिकोटा से, ये जाना चालू कर दिया। अब ये हमारे स्पेस से बाहर निकल रहा है, इस पर क्या क्या लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। फ्यूल ड्रिवन लगेगा, नहीं लगेगा। वो क्या लगेगा, ग्रेविटी तो लगेगी, जो इसको ऊपर जाने से रोक रही होती है। इसलिए तो हम लोग इसके वेलोसिटी का यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, 111.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इसके वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से अगर हम लोग इस पे फोर्स लगाते हैं, इस वेलोसिटी से इसको बाहर फेंकेंगे, तभी ये अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल पाएगा, इसके वेलोसिटी। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और अगला सवाल हम लोग फिर कल से निर्धारित करेंगे, 52 से कंटिन्यू आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत कम टाइम है आपके पास, समय है आपको अपने आप को प्रूफ करने का। आपने न जाने कितनी रातें खुद को जगा के पढ़ा होगा, आंखों में पानी मारा होगा, ना चाहते हुए भी बहुतों का बर्थडे मिस किया होगा, बहुतों की शादी मिस करी होगी। त्यौहार में भी आपके लिए त्यौहार अधूरा ही रहता होगा, क्योंकि प्रेशर रहता है ना, एग्जाम है। आज का सिलेबस से छूटा हुआ है, मॉक में कम मार्क्स हैं। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि दम लगा दीजिए, आपके सेल में, आपकी कोशिका में जितना एनर्जी है सारा झोंक दीजिए, एक वर्थ इट होगा। जब आपका नाम पीडीएफ में आएगा ना, तो आपको ये सारी चीज़ें वर्थ इट लगेंगी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपटीशन लेवल क्या पहुँच चुका है ना, इसका अंदाज़ा नहीं है आपको, ठीक है। बहुत टफ होता जा रहा है जॉब लेना। और मैं यही बोलूँगा कि बहुत मन से पढ़िए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।